हेलो गाइज, मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश एसआई उपनिरीक्षक उत्तर प्रदेश 2021 के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो कल जो है मैंने मैथ्स की परसेंटेज की क्लास 1 जो है अपलोड की थी। आज जो है परसेंटेज की क्लास 2 अपलोड करूँगा और ऐसे ही निरंतर जो है हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले आज जो है जैसे कि कल मैं हर रोज़ एक न एक चीज़ बताता हूँ एक्स्ट्रा, तो आज जो है हम लोग पुलिस के बारे में, रैंक्स के बारे में पता करते हैं कि पुलिस के जो अधिकारीगण होते हैं और जो छोटे कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी और सबसे बड़े अधिकारी तक होते हैं, तो उनकी एक रैंक्स क्या होती है, उनके चिन्ह क्या होते हैं। तो 1 मिनट हम लोग इस पर समय देंगे, मोटा मोटा समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है डीजीपी। डीजीपी पुलिस महानिदेशक होता है, ये डीजी होता है। ये पूरे प्रदेश का, जैसे यूपी का एक डीजी होता है, ऐसे ही सारे प्रदेशों के अलग अलग डीजी होते हैं। इसे महानिदेशक बोलते हैं। यही जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का, प्रदेश का। इसके बाद होता है आईजी, उसके अंडर में आईजी काम करते हैं। उसके अंदर डीआईजी होते हैं। आईजी के अंदर कई मंडलों से मिलाकर आईजी बनाए जाते हैं। डीआईजी कई जिलों के जो रेंज 4-5 जिलों के जो मंडल होता है उसको जो है डीआईजी संभालता है, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसके बाद एसएसपी, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उच्च पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद एसपी, ये पुलिस अधीक्षक होता है जिलों में, जो है यही जो है पुलिस प्रशासन का हेड होता है, ठीक है। इसके बाद एएसपी, एसपी के अंडर में अपर पुलिस अधीक्षक काम करता है। इसके नीचे होते हैं डीएसपी। अपने यहाँ तो डीएसपी नहीं है, लेकिन अपने यहाँ सीओ रैंक है। सीओ को पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं, पुलिस उप अधीक्षक होता है। इसके बाद जो है जो थाने, कोतवाली और जो चौकी वगैरह होती है, उनमें इंस्पेक्टर, एसएचओ, कोतवाल होते हैं। कोतवाली में कोतवाल होते हैं और निरीक्षक, उन्हीं को निरीक्षक कहते हैं। और आईए जो है पुलिस लाइन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसके नीचे दरोगा होते हैं, जिसको हम लोग दरोगा बोलते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इनके जो है कुछ चिन्ह थे, जैसे 2 तलवार अशोक स्तंभ 1 स्टार, 2 तलवार अशोक स्तंभ 1 अशोक स्तंभ, 1 अशोक स्तंभ 2 स्टार, एसएसपी 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार, एसपी 1 अशोक स्तंभ 3 स्टार। और जो है डीजीपी से लेकर सीओ तक ये सब राजपत्रित गजेस्टेड ऑफिसर कहलाते हैं। और इसके बाद जो है सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक ये सब जो है नॉन गजेस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं। ये हम लोगों ने मोटा मोटा समझ लिया। आगे जो है जैसे अपनी जीके के नॉलेज के लिए याद रखना है, और जो है कभी कभार जो है इनसे एक आध प्रश्न आ जाए, वैसे ये नॉलेज के लिए जानना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं। एक सेकंड रुकना। तो जो है पर हम लोगों ने कल क्या किया था, परसेंटेज का प्रतिशत कल हम लोग पढ़ रहे थे। प्रतिशत में परसेंटेज का हमने पार्ट 1 लगाया था। आज पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 में अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोगों ने सॉल्व किए। इसके बाद आज परसेंटेज का पार्ट 2 होगा। इसमें पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जितने क्वेश्चन होंगे इसमें, सारे क्वेश्चन इसमें परसेंटेज में कराए जाएंगे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़, कल जो है आप लोगों ने वीडियो में काफ़ी अपना प्यार दिखाया, लाइक किए, कमेंट किए, सब्सक्राइब किए, तो कहीं ना कहीं हमारा उत्साहवर्धन हुआ, हमें काफ़ी अच्छा लगा। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग जो है बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौर से समझना। पहला क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75%
खर्च करता है उसकी आय 20% बढ़ गई, उसकी आय 20% बढ़ गई, तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली, 10% की वृद्धि कर ली, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय का 20% बढ़ गई। फिर उसकी क्या हुआ, 75% खर्च करता है, लेकिन क्या हुआ, उसकी आय 20% बढ़ गई, तथा उसने अपने खर्च में 10% की भी वृद्धि कर ली। ठीक है, तो उसकी बचत में कितनी % वृद्धि हुई? तो हमें पता नहीं है, हम लोगों ने माना अरविंद की आय, सॉल्यूशन है, अरविंद की आय हमने माना 100 रुपये थी अरविंद की आय। उसने जो है 75% खर्च कर ली। जब उसने 75% अपनी आय खर्च कर ली तो उसकी आय बची कितनी, शेष आय उसकी कितनी बची? 25 रुपये ही तो बची, 25 रुपये बची उसकी आय। इसका उसकी आय 20% बढ़ गई। अब ये अलग चीज़ है, क्या अलग है? उसकी आय पहले कितनी थी? 100 रुपये। उसकी आय पहले कितनी थी? 100 रुपये। 20% बढ़ गई। तो हमने क्या बताया था कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो 20/100, 20 ये बढ़ी और 100 पहले थी तो हो गई 120। लेकिन ऐसे हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को कैसे करना है? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट सीखना है हम लोगों को। कैसे? पहले आय थी 100 रुपये, फिर सीधा बढ़ी कितनी? 20, तो 100 + 20/100, या इसको सीधा लिख दो 120/100। अब हम लोग सीधा लिखेंगे, ठीक है। तो बस अब आय कितनी हो गई? 120 रुपये। पहले आय कितनी थी? 100 रुपये। अब आय कितनी हो गई? 20% बढ़ने के बाद 120 रुपये। उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। पहले उसका खर्च कितना था? 75%। पहले उसका खर्च कितना था? 75%। अब कितना हो गया? 10% की और वृद्धि हो गई। तो पहले 100% कितना था? 75 रुपये की तो था, 75 रुपये की तो था, 75 रुपये की था। तो अब 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि। तो अब कितना हो जाएगा? 110% निकालना है, तो 75/100 × 110। 0 से 0 कट गया, इसे काटा 15 बार, इसे काटा 2 बार, इसे काटा 7.5 बार, तो 11 × 5 = 55, 11 × 77 कितना हो गया? अच्छा ये था, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो ऐसे। 75/100 × 110, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 2 से काट दो 55 बार, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है 27.5। तो ये आ गया 30 × 55, 30 × 21 = 22, 6 2 8, 82.5 आ गया। पहले कितना था? पहले उसकी जो खर्च करता था, पहले 75 रुपये खर्च करता था। पहले कितने रुपये खर्च करता था? 75 रुपये खर्च करता था। अब कितने रुपये खर्च कर रहा है? 82 रुपये खर्च कर रहा। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? पहले बचत कितनी हो रही थी? 75% खर्च कर देता था तो 25 ही रुपये तो बच रहे थे। और अब उसकी बचत कितनी हो रही? अब वो उसकी तनख्वाह 120 हो गई थी और वो खर्च कर रहा 82.5। तो अब बच कितना रहा? उसकी बचत कितनी हो रही? तो उसकी बचत हो रही 120 - 82.5, तो ये आ गया 37.5। पहले वो है 25 रुपये उसके पास बच रहे थे, अब 37.5 बच रहे। तो कह रहा उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुई? तो कैसे करेंगे? 37.5/25 × 100, 25 × 4 = 100 और गुणा हो जाएगा। 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30, 4 × 3 = 12, 15, यानी कि 150%। अब 150% आई तो 100 तो आय पहले थी, अब जो है कितनी बढ़ी? 50%। तो उसकी बचत में अब कितनी % वृद्धि हुई? 50%।
पहले बचत हो रही थी 25 रुपये, अब बचत हो रही 37.5। अब पूछा बचत में कितने % वृद्धि हुई, तो पहले बचत कितनी थी 25, अब 37.5, तो 37.5 बटे 25 इंटू 100, 150% आया। और ये कितना बड़ा है, 100 से ज़्यादा ही तो बढ़ता है, और 100 से अगर कम हो 82 होता तो 18% की कमी हो जाती। अब 100 से ज़्यादा है तो 100 से जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है तो 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जो है लर्न कर लो, मतलब नोट कर लो इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, ये आय से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, दूसरा भी आय से ही संबंधित है। किससे? आय से। दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का, अविनाश अपनी आय का, अविनाश अपनी आय का, अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/4 भाग, शेष आय का 1/4 भाग वह मकान के किराए पर खर्च करता है, वह मकान के किराए यानी रेंट देता है, मकान का किराए पर खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है। ठीक है, मकान के किराए पे भी खर्च हो गया, तथा शेष बचे हुए धन को, शेष बचे हुए धन को वह खाने आदि पर खर्च करता है, वह खाने आदि पर खर्च करता है। ठीक है, यदि पेट्रोल पर खर्च 300 रुपये हो, यदि पेट्रोल पर खर्च, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा, 300 रुपये हो तो मकान किराया कितने रुपए है, हाउस रेंट चाहिए, तो मकान का किराया कितना है। ठीक है, ये पूछा है। क्वेश्चन क्या है, अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर चलाता है, स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष अपनी आय का 1/4 भाग वह मकान के किराए पर खर्च करता है, तथा शेष बचे हुए धन को वह खाने आदि पर खर्च करता है। यदि पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च हो तो मकान का किराया कितना है। अच्छा, हमने मान लिया, पता नहीं है, हमने अविनाश की आय मान ली 100 रुपये है, 100 रुपये है, 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च कर देता है, 30% पेट्रोल पर खर्च करता है तो कितने 30 रुपये खर्च कर देता है, 100 का 30% 30 ही रुपये तो होगा। अच्छा, ये 30% कितना है, पेट्रोल का खर्च दिया है 300 रुपये, सीधा दिया तो है, पेट्रोल का खर्च कितना दिया है 300 रुपये तो दिया, तो 30% जो है स्कूटर पेट्रोल पर खर्च करता है, तो 30% 300 के बराबर है कहीं ना कहीं, तो 1% कितने के बराबर होगा, 300/30 यानी 10। 1% कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। 1% किसके बराबर, 10 के बराबर है। अच्छा, वो कह रहा कि शेष आय का 1/4 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष आय का 1/4 भाग, तो आय कितनी शेष बचाई थी, 30% तो पेट्रोल पर खर्च हो गई, तो आय कितनी बची, 70 रुपये बची थी, 70 रुपये बची थी, तो 70 रुपये का 1/4 भाग शेष आय का 1/4 भाग कितना हुआ, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 17.5 रुपये वो किस पे खर्च करता है, मकान के किराए पर, जो हाउस रेंट है उस पर जो है खर्च करता है, कितने 17.5 रुपये। तो वही पूछा है कि जो है कि मकान का किराया कितना होगा, तो 17.5%
क्या खर्च करता है? मकान के किराए पर। ये क्या है? मकान का किराया है। और 1% किसके बराबर है? 10 रुपये के। तो 17.5% किसके बराबर होगा? 10 × 17.5, तो यानी 175 रुपये क्या है? मकान का किराया है। ठीक है, समझ में आया? एक दो ऐसे ये क्वेश्चन जो है देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, होते हैं, टफ भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बस जो कहता जाए वो करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इरेज करें। बारिश, हाँ आज काफ़ी बारिश भी हो रही है। समय से पहले बारिश हो गई है। ये देखो, धूप निकली थी सुबह और इसके बाद जो अचानक बारिश हो गई। वैसे इतनी जल्दी बारिश होती नहीं है। अभी तो केरला में आया होगा मानसून, अभी अपने उत्तर भारत में कहाँ आया। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है एक वर्ग पर, जो हमने कल भी एक वर्ग का क्वेश्चन बताया था, लेकिन आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है एसएससी सीजीएल और एसआई, दिल्ली एसआई काफ़ी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का हम लोगों के एसआई 2021 में भी का रिपीट हो जाए। ठीक है, तो समझ लो क्या है क्वेश्चन। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। जो हम इम्पोर्टेंट बताए उसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो, क्योंकि उसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक वर्ग की लंबाई, क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग की लंबाई, ठीक, तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 तथा 30% वृद्धि करने पर, 40% तथा 30% वृद्धि करने पर, 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है? दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? यही तो है क्वेश्चन। तो एक सेकंड, हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 तथा 30% की वृद्धि करने पर लंबाई और चौड़ाई में आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, हम लोग वर्ग को जानते हैं। वर्ग क्या होता कल हमने बताया था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक अंक 90 अंश के कोण पे हो, दोनों भुजाएं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वर्ग होता है। तीसरा, अच्छा वर्ग हो गया। अच्छा, हमने इसकी भुजा मान ली ये कितनी 100 है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई भी उतनी होगी, चौड़ाई भी उतनी होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल 100 × 100, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ गया? 1 2 3 4, 10,000 आ गया। ठीक है, 10,000 आ गया। अच्छा, अब ये वर्ग तो है नहीं, क्या हो गया? अब इसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो गई, तो अब ये आयत हो गया। कैसे आयत हो गया? लंबाई चौड़ाई में 40% की वृद्धि हुई, पहले 100 थी, 40% की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई? 140। भाई 100 थी, 40% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया? 140 ही तो हुआ। तो ये 140 हो गई। और इसके ये तो लंबाई में हुई थी, लंबाई में 40%, और चौड़ाई में कितनी हुई? 30%। तो चौड़ाई में 30% की वृद्धि होगी, 100 का 30% क्या हो जाएगा? 130% ही तो हो जाएगा। 30% वृद्धि होगी 100 में, तो 130 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? आयत हो गया ये। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, 130 × 140। तो ये कितना आ गया? 0 0, 14 3 42, 14 × 14 4 18, यानी 18,200 आ गया। पहले क्षेत्रफल क्या था? 10,000,
अब क्षेत्रफल कितना आ गया 18,200। तो अगर एक जीरो से एक जीरो हटा दें और फिर एक जीरो से एक जीरो हटा दें, ठीक है, देखना ट्रिक है। तो ये अब कितना हुआ 100 और ये कितना हुआ 182, क्योंकि दोनों की हमने दो दो जीरो हटाए। तो ये 100 है और ये 182 है, तो ये कितने % वृद्धि हुई, सीधा कह देंगे हम लोग 82% की इसके क्षेत्रफल में क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन हम लोगों को ये 3 जाम करना ही नहीं है, नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हमने ये बेसिक मेथड बता दिया, हम लोग को ट्रिक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड, अगर जो है हमें जैसे एसआई में 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो हमें इतना टाइम होना चाहिए कि हम 40 के 40 अटैम्प्ट कर पाएँ। ये नहीं कि हम 10 क्वेश्चन छोड़ ही आएँ, तो हमें थोड़ा स्पीड में करना होगा। ट्रिक का भी 2 4 5 10 20 क्वेश्चनों में ट्रिक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चनों में। अच्छा एक बार की आयल, अच्छा ठीक है। तो हमने कल एक फार्मूला बताया था x + y ± x/100। ये क्या है, ट्रिक है, हमारी ट्रिक बताई थी कल हमने, और हम एक ही ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक एक ऐसी ट्रिक जो हर क्वेश्चन में लग जाए, वही ट्रिक है हमारी। तो x है यहाँ क्या लंबाई, ये है क्या चौड़ाई, ठीक है। लंबाई में कितने % की वृद्धि हुई 40, जितनी वृद्धि हुई सीधी उतनी रखो। चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई 30। अच्छा ये प्लस में है दोनों, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो भाई प्लस प्लस का गुणा प्लस, 4 तिया 12, एक्स वाई का गुणा होगा 4 तिया 12, तो ये होगा 1200/100, ठीक है। 40 3 70, 0 से 0 कट गए, ये क्या आया 12, टोटल कितना आ गया 82। तो आंसर कितना आ रहा 82। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, 82% की वृद्धि हुई। अगर ऑप्शन में कहीं लिखा हो, हमने कल भी बताया था कि अगर लिखा हो 82% की वृद्धि, ऐसे कंफ्यूज भी करते हैं। एक ऑप्शन में लिखा होगा 82% की कमी, तो आप किस में टिक करेंगे, वृद्धि, क्योंकि प्लस में आ रहा तो क्या है वृद्धि, ठीक है, ठीक है। और माइनस में आता तो कमी को डिनोट करता, तो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इरेज करें, इरेज, ठीक है, इरेज कर दो भैया। हो सकता है आपको बेहतर समझ में आ रहा हो, बस ऐसे ही पढ़ते रहें। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ये नहीं कि हम 15 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, लेकिन हम डेली लगवा रहे हैं। अगर आप डेली कोई ना कोई काम करते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो बस धीरे धीरे पढ़ते रहें, अपने ऊपर कोई प्रेशर ना आने दें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम भूल ही जाओ, तैयारी करो बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से घटता है, वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये है, 87,480 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इसका क्रय मूल्य कितना था? यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है हमने वो चीज़ दुकानदार से कितने रुपए में खरीदी,
कितने रुपए में परचेज की, तो वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, जिसे हम लोग CP से आगे हम लोग प्रॉफिट लॉस में डिनोट करेंगे, आगे समझाएंगे आपको विस्तार से। खैर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा था 3 वर्ष पूर्व खरीदी। जैसे कुछ लोग होते नहीं, जैसे किसी ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, किसी ने गाड़ी खरीदी, तो आज के 3 साल बाद उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो आज हमने खरीदी है, उसकी वैल्यू घट गई होगी, क्योंकि वो चीज़ पुरानी हो गई, अब एक से एक नई चीज़ें आ गई। तो मशीन का 10% का जो मूल्य है 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो वर्तमान वो होता है जो प्रेजेंट, जो आज के समय, जैसे आज का दिन वर्तमान है, कल का दिन बीत गया भूत है, आगे का भविष्य है, फ्यूचर है हमारा। तो वर्तमान में इसका जो है मूल्य कितना है, 87,480 रुपये। ठीक है, 87,480 रुपये है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व हमने माना x था, हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। तो पहला जो वर्ष था उसमें कितने परसेंट बढ़ी, 10% घटी। तो पहले हर चीज़ 100 होती है, 10% घट गई तो कितनी बची, 90 तो बची 90/100। अगले साल भी 10% घट रही, क्योंकि वार्षिक दर से घट रही हर साल, तो फिर कितनी बची, 90/100। और अगली साल फिर घट गई, क्योंकि तो फिर कितनी हो गई, 90/100। 3 साल हो गई, पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। और अब कितना हो गया इसका मूल्य, 87,480 रुपये। तो इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अच्छा ठीक है, 9 से काट दो, 9 में 81, 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 8 72। ठीक है, फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। और इसके बाद 1 0 3 1 2 3, तो बस आ गया। मशीन का मूल्य कितना था प्रारंभिक, 1,20,000। 1,20,000 का क्या खरीदा था, मशीन खरीदी थी। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य घट कर कितना हो गया, 87,480 रुपये हो गया। तो उसकी मूल्य कितनी थी, वर्तमान मूल्य 87,400 था। 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, 1,20,000। यही हमें क्या निकालना था। ठीक है, आप जो है नोट कर लें, यहाँ जो है स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको पूरी तरीके से, एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम बेसिक स्तर से, एकदम बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ, जिससे जो है आप प्रैक्टिस करके मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस यही मेरा मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिश्रण से संबंधित है। उतनी की जाऊंगी। हाँ भैया, खैर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण का, मिक्सचर। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्या क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में मम्मी को पता नहीं था कि जो है सेटअप लगा हुआ है। मम्मी यहाँ से निकल रही, थोड़ा मम्मी डिस्टर्ब होगा थोड़ा, आप चली जाइए। ठीक है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए।
300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो चीनी का घोल है वो कितने ग्राम का है, चीनी का एक घोल है, चीनी का एक घोल है। अब चीनी का जो घोल होता है उसमें चीनी होती है और क्या होता है, पानी होता है, यही तो होता है, इन्हीं दो को मिला के तो घोल बनता है। अच्छा, ये पूरा टोटल घोल कितना है, 300 ग्राम का है, इसमें 40% चीनी है, तो 300 का 40% निकाल लो, यानी 120 ग्राम क्या है, चीनी है। 120 ग्राम चीनी है तो पानी कितना हो गया, 120 इससे घटा दो तो 180 ग्राम पानी हो गया। 180 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। अब वो कह रहा कि एक काम ये करो कि कितनी चीनी मिला दें इसमें कि घोल में 50% चीनी हो जाए। अब तुम समझना, जब चीनी 50% होगी, हर चीज़ 100% होती है, तो पानी भी कितना होगा, 50% ही तो होगा, सीधी सी बात है। जब चीनी 50% तो पानी 50% टोटल मिला के हो गया 100%। तो अब 180 ग्राम कितना हो गया, 50%, यही तो है। तो अब अगला 180 ग्राम 50% के बराबर हो गया, हमें पता है। अब 50% क्या है, चीनी है, लेकिन चीनी कितनी है अभी, 120 ग्राम, हमें कितना करना है, 180 ग्राम करना है, तो हमें इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 60 ग्राम मिलाना पड़ेगा। अगर इसमें हम 60 ग्राम मिलाएंगे तब चीनी 50% हो पाएगी। समझ में आया? अच्छा, इसको समझ में अगर ना आया हो तो इसका एक बहुत ही ट्रिक है, बहुत ही अच्छी, लेकिन ये बेसिक मेथड है। ट्रिक बहुत आसान है, एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन इसको भी समझना होता है। हम फिर से समझा देते हैं अगर नहीं आया हो। चीनी का एक घोल था, चीनी के घोल में चीनी और पानी होता है। अब वो कह रहा 300 ग्राम चीनी का घोल था, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% जब चीनी है तो हमने निकाल लिया कि 120 ग्राम चीनी है। अच्छा, 120 ग्राम चीनी है तो पानी है, बाकी पानी है, तो बाकी पानी कितना है, 180 ग्राम। अब वो कह रहा कि हम कितनी चीनी मिला दें कि चीनी घोल में 50% चीनी हो जाए घोल में। तो अगर 50% चीनी हो जाएगी तो 50% पानी हो जाएगा। तो पानी तो हमारा बड़ा घटा है नहीं, वही है, तो पानी 180 ग्राम है, वही कितने के बराबर हो गया, 50%। जब पानी 180 ग्राम है तो चीनी भी 180 ग्राम ही होगी, क्योंकि वो भी 50% है। तो चीनी अभी 120 ग्राम है। वो कह रहा कितनी मिलाई जाए, तो भैया हमें 120 से 180 मिलाने के लिए, बनाने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा, 60 ग्राम ही तो मिलाना पड़ेगा। और जब हम 60 ग्राम मिला देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हमने कितने ग्राम चीनी मिलाई। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको हम जो है ट्रिक से बताते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो या जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, ठीक है। तो फिर जो है हम इसकी ट्रिक बताते हैं। इसकी ट्रिक सिंपल है, देखो ट्रिक देखना एकदम ध्यान से। ट्रिक क्या है, 300 ग्राम चीनी है, चीनी कितनी पहले लिख दो, 300 ग्राम। अच्छा, अब 40% और 50% का अंतर, 40% और 50% का अंतर कितना हुआ भाई, जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा देंगे। 50 से 40 गए, कितने बचे, 10, और जो बाद में बचाओ 50, 10 बना 50, 5 छक्का 30, तो कितना गया, 60 ग्राम। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है फिर से समझ लो। चीनी कितनी थी, 300 ग्राम, फिर इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 10 है, लास्ट में चीनी कितनी बची, 50%। इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, ये ट्रिक आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट कर लो, जो भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एज करें। मिश्रण का ही क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। 9 ml सेविंग लोशन में, 9 ml सेविंग लोशन है जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। सेविंग लोशन में जिसमें 50% एल्कोहल है, जिसमें 50% क्या है, एल्कोहल है, इसमें 50% एल्कोहल है। कितने ml पानी मिलाया जाए, कितने ml पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए, कि मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए।
एल्कोहल हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये सेविंग लोशन था जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। सेविंग लोशन 9 ml का था जिसमें 50% एल्कोहल था। अब कितने ml वगैरह पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। तो भाई हम लोग पहले बेसिक मेथड से लगा लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है कि 9 ml का सेविंग लोशन था, ठीक है, फिर 50% एल्कोहल था। अब 9 ml का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 ml आया। 4.5 ml क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल को AL से लिख दें। 50% एल्कोहल है, कितने ml पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। जब 30% एल्कोहल हो जाएगा तो 70% क्या हो जाएगा, पानी। तो भैया 4.5 ml क्या है, 30% के बराबर है। तो हमें 70 निकालना है। 70% किसके बराबर होगा, 4.5/30 × 70। 3 से काटा 10.5। अच्छा, अब वो कह रहा कितने ml पानी मिलाया जाए। पहले पानी 50% एल्कोहल था तो 50% वाटर था, तो वाटर भी कितना था, 4.5। वाटर भी कितना था, 4.5 ही था। अब कितना हो गया, 10.5। तो कितना बड़ा वाटर, 6 ml कहीं ना कहीं हमने वाटर मिला दिया, तभी जो है वाटर कितना हो गया, 6.5, 10.5। ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे तो करना नहीं, ट्रिक से करना है। ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से ऐसे करेंगे, हमने अभी ट्रिक बताई थी। 9 ml रख दो पहले। इन दोनों का अंतर कितना है, 20। 50 में से 30 गए, कितना है, 20। और लास्ट में कितना बच रहा, 30। 2 3 3 3 9, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। जल्दी जल्दी ले लो। 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रण के क्वेश्चन अभी खत्म हो गए, मिश्रण के क्वेश्चन अपने अभी खत्म हो गए। ठीक है, अब्बू का कह रहा किसी संख्या में से 15 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या से 25% कम हो जाती है। संख्या का 75%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काम इसका मोटा है। संख्या का 75% बताइए। अच्छा अब देखो, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो। किसी संख्या में से 15 घटाने पर, हमने पता नहीं है, हमने मानी संख्या x है, इससे 15 घटा दिया। अब वो कह रहा प्राप्त संख्या में क्या प्राप्त हो रही है, x, और पूर्व संख्या से 25% कम है। भाई पूर्व संख्या से 25% कम है, पूर्व संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी 25% कम है, 75 हो जाएगी। 75/100 यही तो होगा। सॉल्व कर लो, 25 × 75, 25 × 4 = 100। बस यही जो है, ये जो हमने बनाया है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। बस इसी सॉल्व तो आगे आप कर ही लेंगे, तो इसे समझने का प्रयास कर लीजिए। एक बार फिर समझा दे रहे हैं। क्या कह रहा, संख्या में से 15 घटाने पर, संख्या x मान ली, 15 घटा दिया। अब वो कह रहा पूर्व संख्या से 25% कम है। पहली संख्या 100 थी, 25% कम हो गई तो कितनी हो गई, 75। पहली संख्या क्या थी, x, 100 तो थी नहीं, तो कितनी कम होगी, 25%, तो 75/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 25 × 75, 25 × 4 = 100। 4x - 15 × 4 = 60 बराबर 3x, x बराबर 60। जो x बराबर 60 आया है वो क्या आया, संख्या आई। लेकिन हमें संख्या, ये आंसर नहीं है। कुछ लोग यही का आंसर टिक कर दे, एक ऑप्शन 60 भी होगा तो 60 लगाया। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। क्या 60 क्वेश्चन है, क्या कह रहा कि संख्या का 75% बताना है। 60 100% है, इसका क्या चाहिए, 75%।
20 तिया 60, 20 500, 15 पन्ना 75, 15 तिया 45। तो संख्या का 75% कितना आया? 45। नोट कर लो जल्दी से। हो गया, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही परीक्षा वाला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में अनिल ने 75% अंक प्राप्त किए। अनिल ने 70% अंक प्राप्त किए। 70% अंक प्राप्त किए। 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसे क्रमशः 4 विषयों में 3 विषयों में उसे क्रमशः 3 विषयों में उसे क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले। 61 अंक मिले। ठीक है। प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हो यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में कुल कितने अंक मिले? तो बताओ उसे चौथे विषय में कितने अंक मिले। ये क्वेश्चन, एक परीक्षा हुई, इसमें अनिल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में 3 विषयों में उसे क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 हो तो बताओ उसे चौथे सब्जेक्ट में कितने जो है अंक मिले। ठीक है। तो भैया अनिल है, अनिल को टोटल परसेंटेज उसकी आई 70%। टोटल कितनी आई? 70%। और प्रत्येक का पूर्णांक 100 था तो पूर्णांक कितना हो गया? 4 विषयों का 100 पूर्णांक 1 का था तो 4 विषयों का कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है। 400 उसका पूर्णांक था। नंबर इसके कितने आए? 70%। तो जो है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 4। और 70 × 4 कितना आ गया? 280। 280 मार्क्स आए उसके कितने में? 400 में अनिल के। ठीक है। और उसके 3 विषयों में अंक कितने आए? एक में आए 81 फर्स्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में आए उसके 66, तीसरे सब्जेक्ट में आए उसके 61। तीनों को जोड़ लो, 6 × 7 = 8, 6 × 6 = 12, 8 = 20, 208। ठीक है। नंबर आए इसके 3 विषय में 208 और चारों विषय के मिलाकर 280। तो चौथे विषय में कितना आ गया? 280 में से क्या करते हैं हम? 208 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 72 अंक उसके कितने आए? चौथे सब्जेक्ट में आए। यही हमसे पूछा था, उसके चौथे विषय में कितने अंक आए? 72। ठीक है। आगे समझ में तो आ ही गया होगा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हाई स्कूल इंटर की परसेंटेज या किसी भी बच्चे की परसेंटेज हम जब निकालते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी क्या है? परसेंटेज है। तो यही परसेंटेज का टॉपिक चल रहा तो वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो भैया इसके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। ये भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, हमने बताया था आपको। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से उत्तीर्ण रहा।
अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, या अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया वो, ठीक है, अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, 52% अंक प्राप्त किए। जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, 24 अधिक है, 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अब एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 108 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने अब भैया एक विद्यार्थी फर्स्ट है, एक विद्यार्थी सेकंड है। इसने 30% अंक प्राप्त किए, इसने 52% अंक प्राप्त किए, और वह 108 अंकों से फेल हो गया। ये 108 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। और ये 52% वाला पास हो गया, और उसके ज़्यादा नंबर आ गए पासिंग मार्क्स से, और 24 अंक उसके क्या आ गए? ज़्यादा आ गए। समझना, यही इम्पोर्टेंट। अच्छा समझो, अगर 30% इसके आए थे, अगर इसके 108 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, और इसके अगर 24 अंक कम भी आते तब भी ये पास था, क्योंकि इसके ज़्यादा आए। अगर हम कहीं ना कहीं 108 और 24 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 108 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो 132 अंक हो जाएंगे। और जो 132 अंक ये हुए हैं वो क्या हुआ है? 52 और 30 का अंतर ही तो है। कितना हुआ? इसका अंतर कितना है? 22 का। तो ये कहीं ना कहीं कितने के बराबर है? 22% के बराबर है। तो 1% यहाँ किसके बराबर है? 6 अंक के बराबर है 1%। 1% कहीं ना कहीं कितने अंक के बराबर? 6 अंक के बराबर है। 22 छक्का 132। अच्छा, वो कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए? इसके भैया 24 अंक ज़्यादा आ गए। अगर 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4%, इसके 52% थे, 4% इसके ज़्यादा हैं। तो पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज कितना है? 48%। 52 - 4 = कितना हो गया? 48%। लेकिन अगर जो है ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये है कि उसके 108 अंक ज़्यादा आते। अब उसके 108 अंक कम आए तो 108 अंक में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6 = 48, तो 18% उसे ज़्यादा लाना पड़ता। लेकिन उसके कितने थे? 30%। और अगर 30% में 18% जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 48%। तो हमारा आंसर क्या है? एकदम सही है। ठीक, प्रूफ हो गया, नोट कर लो। और जो है आज की क्लास इतना ही। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, सुनो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन का क्या करना है? उस क्वेश्चन का क्या करना है? वो क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करके लाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जो हम बता चुके हैं आपको, ये आपको क्या करना है? घर से करना है, ये होमवर्क है। चीनी, ये इसका हमें सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डालना। चीनी के मूल्य में
20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार में चीनी की खपत एक परिवार में चीनी की खपत 25% कम कर दी। एक परिवार ने चीनी 25% खर्च कर दी, कम कर दी 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने % कमी आई? खर्च में कितने प्रतिशत कमी आई? ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है घर पे अपने। और हाँ, आंसर अगर आ जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। अच्छा, एक चीज़ क्या, इसको हम कर रहे हैं इरेज। और आपको एक बताते हैं इम्पोर्टेंट बात। इम्पोर्टेंट बात क्या है, सुनो। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की ये जो पार्ट 2 है वीडियो, ये भी यूट्यूब पे डाली जाएगी। आप लोगों ने कल जो हमारा पार्ट 1 डाला था परसेंटेज का, उसमें जो है आपने काफ़ी लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर भी किया कई लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए, जिसे अच्छा लगा। तो इससे क्या हुआ, हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक ना एक सही दिशा में करते जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो हमारी दूसरी वीडियो है इस पे भी अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हम जो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो बहुत से लोगों के पास पहुंचेगी जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ नहीं आती या उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, 2-3 तो उनको जो है बहुत ही आवश्यक होगी और कहीं ना कहीं हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। दूसरा क्या है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तो हो गया। ऐसी हमारी नियमित तौर पर हमारी क्लास आती रहेगी। अभी जो है परसेंटेज है, इसके बाद जो नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम और बहुत सारे चैप्टर हैं जो अंकगणित से संबंधित हैं। और इसके बाद जो है बीजगणित, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये सब चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ये सब कुछ। रीजनिंग में भी हम काफ़ी जो है टॉपिक्स कवर कर देंगे। हिंदी में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, 15 दिन में हिंदी खत्म हो जाएगी, 15 से 20 दिन। तो एक प्रकार से संपूर्ण तैयारी हम करा रहे हैं यूपीएसआई की, घर बैठे। आपको क्या करना है, आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, तैयारी करना है। जब हम पढ़ाई कराएं तो आपको पूरे घंटे जो है तन्मयता के साथ पढ़ाई करना है। इसके बाद जो है जब बात का समय आए तो बात करना है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर में हमसे पूछ सकते हैं। और संडे के दिन हमारी एक स्पेशल वीडियो आएगी। क्या आएगी? स्पेशल वीडियो। इस स्पेशल वीडियो में क्या होगा, देश विदेश में जो घटनाएं चल रही हैं उनमें से किसी एक टॉपिक को उठाकर
उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी और वो वीडियो आप ज़रूर देखें, अपना प्यार दें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, बाय।